एलएसी पर जो विवाद है उसे लेकर आपने लिखा, पेज 13 है आपका किताब का, जिसपे आपने लिखा, एंड आई कोट, दिस हैड बीन द मोस्ट अलार्मिंग कन्फ्रंटेशन इन क्लोज टू 6 decades. उसके बाद आपने पेज 294 पर लिखा, द चाइनीज इंट्रूजन्स इन द समर ऑफ 2020 caught the BJP-led government napping. When Kargil intrusion took place, it was another NDA government that was caught napping. आपने क्यों लिखा? देखिए, अगर आप 1999 का कारगिल युद्ध का जिक्र करते हैं, तो अगर आपको याद हो कि उससे पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेके गए थे और एक ऐसा माहौल बना था जिससे लगता था कि दक्षिण एशिया में ये जो बंटवारे की लेगेसी है, इससे हम लोगों को निजात मिलेगी और भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे, दक्षिण एशिया में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। पर उसकी जगह पाकिस्तान ने उस पहल की वापसी कारगिल के रूप में की। और जब कारगिल की समीक्षा आपके कारगिल रिव्यू कमेटी ने की, जिसकी अध्यक्षता श्री सुब्रमण्यम कर रहे थे, जो जयशंकर जी के स्वर्गीय पिताजी हैं और भारत के सबसे डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट आज भी माने जाते हैं, तो उन्होंने उस विश्लेषण में जो इंटेलिजेंस फेलियर था उसके ऊपर बहुत ही एक तीखी टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी आपको किताब में मिल जाएगी। अब 20 साल बाद, जब 21 साल बाद जब ऐसी ही घटना दोबारा होती है, इस बारी पाकिस्तान के साथ नहीं, इस बारी चीन के साथ, कि चीन कई जगह के ऊपर भारत में घुसपैठ करता है, तो फिर हम यही पाते हैं कि जब वो घुसपैठ हुई हमको उसके बारे में पता नहीं लगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, जो उन्होंने सिफारिशें की थी, उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, फिर यूपीए के समय नरेश चंद्रा कमेटी बनी थी 2011 में, और उनकी जो सिफारिशें थी, इसके सबके बावजूद जो हमारा खुफिया तंत्र है उसकी जो चौकसी है, उसकी चौकसी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो 1999 में हुआ था वो 2021 में दोबारा कैसे हो गया, ये इसका संदर्भ। आपने कहा कि जो घुसपैठ हुई, इस पर सरकार ये कहती है कि चीन का विस्तारवाद सहेंगे नहीं। जो सरकार का पॉइंट है सर, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और दूसरा, वो कहते हैं 1 भी इंच जमीन गई नहीं, ये सरकार का स्टैंड है। पेज 167 आपने जिक्र किया कि यूपीए का रिकॉर्ड चीन के साथ में बेहतर रहा। While the UPA government was successful in being able to maintain this peace with China while strengthening itself, the Modi government by and large has been caught off guard despite claiming to be a more assertive government with a larger electoral mandate. Modi seems to have failed the China test. जितनी सरकारें 1962 के बाद आई, उन्होंने ये कोशिश की कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो सौहार्दपूर्ण हम बनाने की कोशिश करें। 1975 में एक वाक्य के अलावा, जिसमें असम राइफल्स के कुछ जवान दुर्भाग्यपूर्ण चीनियों ने मार दिए थे, उसके अलावा भारत चीन सीमा के ऊपर 1975 से लेकर 2020 तक कोई घटना नहीं होती। अगर आप 2004 से लेकर 2014 का समय देखें, या उससे पहले वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था, या इंद्र कुमार गुजराल जी का, देवगौड़ा जी का, नरसिम्हा राव जी का, और 1988 में वापस चले जाएं जब श्री राजीव गांधी चीन गए थे और उन्होंने मेरे ख्याल शायद 30 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री चीन गया था, तो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी थी भारत चीन रिश्तों में। पर 2014 में जब एनडीए भाजपा की सरकार आती है और शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आमंत्रण देते हैं, तो एक तरफ तो शी जिनपिंग भारत आते हैं, दूसरी तरफ पीएलए की जो सेना है वो चुमर में सरहद पार करके अपने टेंट भारत की सरजमीन पे गाड़ लेती है। और उसके बाद डोकलम का वाकया होता है, और डोकलम के बाद फिर ये स्टैंड ऑफ होता है ईस्टर्न लद्दाख में, इसके बावजूद कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री के 2 इनफॉर्मल समिट वुहान में और मामलापुरम में हुए हैं। तो
जो बुनियादी बात है और जिसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि 2014 से ऐसा क्या बदला कि जो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी थी भारत और चीन के रिश्तों में, वो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एकदम से गड़बड़ानी शुरू हो गई। क्या उसका कारण ये है कि 2012 में शी जिनपिंग जब राष्ट्रपति बनते हैं और जनरल सेक्रेटरी बनते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने चाइना का जो रुख है उसको बहुत अग्रेसिव कर दिया, और अगर उन्होंने अग्रेसिव कर दिया तो फिर हमारी तैयारी होनी चाहिए थी उस हिसाब से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.